तो यार, एक ऐसी शॉकिंग खबर आई है जिसने पूरी दुनिया और खासकर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें कभी आयरन लेडी भी कहा जाता था, उन्हें उन्हीं के देश में मौत की सजा सुना दी गई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हसीना पर इल्जाम ये था कि उन्होंने पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसके चलते हजारों बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो टाइम था जब हसीना के एक इशारे पर पुलिस और उनकी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इसे मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म यानी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानते हुए बांग्लादेश की एक स्पेशल अदालत, जिसे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल कहते हैं, उसने हसीना को सारे इल्जामों में दोषी पाया है। और 17 नवंबर को जब इस ट्राइब्यूनल ने अपना 450 पेज का फैसला सुनाया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि शेख हसीना को सिर्फ एक ही सजा दी जा सकती है, और वो है मौत की सजा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बांग्लादेश की वो आयरन लेडी, जिसकी एक जमाने में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए तारीफें होती थीं, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वो इस मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे आयरॉनिक पहलू सबसे पहले देखते हैं। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस या शायद पोएटिक इनजस्टिस। ये तो इस पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए, जिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने आज शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है ना, वो कोई और नहीं बल्कि खुद शेख हसीना का ही बनाया हुआ एक हथियार है। जी हाँ, जब वो पावर में थी तो उन्होंने ही इस ट्राइब्यूनल को बनाया था। 2013 से 2016 के बीच इसी आईसीटी का इस्तेमाल उन्होंने अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मनों, खासकर बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर केस चलाने और उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए किया था। और आज किस्मत का खेल देखिए, वही कानून, वही अदालत जिसे उन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनाया था, आज वही उनकी ही जान के पीछे पड़ गई है। दूसरी तरफ शेख हसीना, जो इस क्रांति के बाद से भारत में शरण लेकर रह रही हैं, उन्होंने इस पूरे फैसले को एक तरफा और राजनीति से भरा बताया है। उनका कहना है कि ये कोई न्याय नहीं, ये तो बदला है। उनका आरोप है कि ये ट्रायल पूरी तरह से अनफेयर था, उन्हें अपनी पसंद के वकील तक रखने की इजाज़त नहीं दी गई, और तो और इस ट्राइब्यूनल में बैठे जज उनकी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी बीएनपी के करीबी हैं। हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को चैलेंज दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सच में न्याय चाहते हैं तो उन पर हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाकर दिखाएं, जो किसी एक देश के कंट्रोल में काम नहीं करता। और सिर्फ हसीना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जो हजारों लोग मारे गए, उनके परिवारों को असली न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये न्याय एक ऐसी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से मिलना चाहिए जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, ना कि एक ऐसे ट्राइब्यूनल के जरिए जिसका खुद का इतिहास पॉलिटिकल बदला लेने के लिए इस्तेमाल होने का रहा हो। वो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। आज जो हो रहा है और इस पूरी कड़वाहट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें बांग्लादेश के जन्म और शेख हसीना की अपनी कहानी को जानना होगा, क्योंकि उनकी कहानी में ही उनके आज के सारे जवाब छिपे हैं। शेख हसीना कोई आम नेता नहीं है, वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्हें बांग्लादेश के लोग प्यार और सम्मान से बंगबंधु यानी बंगाल का दोस्त कहते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है ना, वो बहुत बड़ी और बहुत ही दर्दनाक रही है। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और बंगबंधु मुजीब उर रहमान उसके पहले लीडर बने। लेकिन आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 की रात को सेना के कुछ बागी अफसरों ने ढाका में उनके घर पर हमला कर दिया और बंगबंधु समेत उनके परिवार के लगभग सभी लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना जर्मनी में थीं, इसलिए वो दोनों बच गईं। रातों रात उनका देश, उनका परिवार, सब कुछ उनसे छिन गया। अगले 6 साल उन्होंने देश से बाहर बिताए। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में शरण दी थी और फिर 1981 में वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता की बिखर चुकी पार्टी अवामी लीग को फिर से जिंदा करने के लिए बांग्लादेश वापस लौटी।
और हसीना की इसी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसे दौर की शुरुआत की जिसे दुनिया आज भी याद करती है। ये दौर था दो बेगमों की जंग का। इस दौर को बैटल ऑफ द बेगम्स के नाम से जाना जाता है। ये शब्द इस्तेमाल होता है शेख हसीना और उनकी सबसे कट्टर दुश्मन खालिदा जिया के बीच चली दशकों लंबी जंग के लिए। खालिदा जिया भी एक पूर्व राष्ट्रपति की विधवा थीं। इन दोनों महिलाओं के बीच की दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, ये बहुत ज्यादा पर्सनल थी। और अगले 30 सालों तक बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं दो पावरफुल औरतों के आसपास घूमती रही। और इनकी राइवलरी का एक सेट पैटर्न बन गया था। एक चुनाव जीतता तो दूसरा उस पर धांधली का आरोप लगाकर संसद का बहिष्कार कर देता और देश भर में हड़तालें और प्रदर्शन करता। 1991 में जब खालिदा जियार की बीएनपी पार्टी जीती तो हसीना की अवामी लीग ने यही किया। फिर 1996 में जब हसीना जीती तो खालिदा जियार की पार्टी ने बदला लेते हुए ठीक वही किया। इस चक्कर में देश का डेवलपमेंट रुक गया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक नॉर्मल सी बात बन गई। इस लगातार लड़ाई और एक दूसरे पर भरोसे की कमी की वजह से बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बनाया गया, नॉन पार्टी केयरटेकर सरकार का सिस्टम। इसका मकसद था कि हर चुनाव से पहले एक न्यूट्रल, नॉन पॉलिटिकल सरकार बने जो सिर्फ चुनाव करवाए, ताकि किसी भी पार्टी को गड़बड़ी करने का मौका न मिले। लेकिन आयरनी ये है कि यही सिस्टम, जो फेयरनेस के लिए बनाया गया था, आगे चलकर खुद सत्ता पर कब्जा करने की लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीच में कुछ समय के लिए सेना का राज भी रहा, लेकिन 2008 के चुनाव में शेख हसीना की जबरदस्त जीत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और यहीं से उनके 15 साल लंबे शासन की शुरुआत हुई। एक ऐसा राज जिसने बांग्लादेश को बनाया भी और शायद बिगाड़ा भी। तो पहले बात करते हैं उनकी उस सफलता की जिसे उनके दुश्मन भी मानते हैं। हसीना के 15 साल के राज में बांग्लादेश की इकॉनमी ने लिटरली पंख लगा लिए। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े मेड इन बांग्लादेश टैग के साथ बिकने लगे। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर चली गई और इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन अब सिक्के का दूसरा और ज्यादा डार्क पहलू देखिए। जैसे जैसे हसीना की ताकत बढ़ी, उन्होंने एक एक करके डेमोक्रेसी के हर पिलर को कमजोर करना शुरू कर दिया। 2011 में आते ही उन्होंने सबसे पहले उस केयरटेकर सरकार वाले सिस्टम को ही खत्म कर दिया ताकि भविष्य के चुनावों पर उनका पूरा कंट्रोल रहे। फिर 2013 से 2016 के बीच अपने बनाए आईसीटी का इस्तेमाल करके अपने पुराने पॉलिटिकल दुश्मनों को चुन चुन कर फांसी दे दी। 2018 में अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खालिदा जिया को करप्शन के एक केस में जेल में डाल दिया और फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर उठने वाली हर विरोधी आवाज को दबाने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट जैसा खतरनाक कानून लेकर आईं, जिसके तहत हजारों पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दिया गया। और इसी तरह दुनिया की आंखों के सामने एक पॉपुलर प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे एक पॉपुलर तानाशाह बनने का सफर तय कर लिया। बांग्लादेश तरक्की तो कर रहा था, लेकिन इस तरक्की की कीमत देश की लोकतांत्रिक आज़ादी से चुकाई जा रही थी। 2024 आते आते हसीना ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खालिदा जिया को जेल में डाल दिया था, मेन ऑपोजिशन पार्टी को तोड़ दिया था और मीडिया को चुप करा दिया था। उन्हें लगा कि अब उन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो सत्ता के नीचे उबल रहे गुस्से के ज्वालामुखी को देख ही नहीं पाईं। और इस ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से मुद्दे से हुई। सरकार ने फैसला किया कि सरकारी नौकरियों में 30% सीटें 1971 की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए रिजर्व होंगी। स्टूडेंट्स को लगा कि ये दशकों पुरानी व्यवस्था अब अनफेयर है और इसका इस्तेमाल सरकार अपने वफादारों को सरकारी नौकरी देने के लिए कर रही है। बस इसी के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए। और यहीं पर शेख हसीना ने अपने 40 साल के पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती कर दी। उन्होंने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को आतंकवादी और अपनी दुश्मन पार्टी का एजेंट बता दिया और पुलिस को उन पर हिंसक कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस की इस बेरहमी ने आग में घी का काम किया। जो गुस्सा सिर्फ स्टूडेंट्स में था, वो अब आम जनता में फैल गया और देखते ही देखते ये एक देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना ने भी अपनी ही जनता पर गोली चलाने के हसीना के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को जब लाखों प्रदर्शनकारी उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो शेख हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर चुपचाप भारत भाग गईं।
यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि इस पूरे क्रैकडाउन के दौरान लगभग 14,400 लोग मारे गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे बांग्लादेश के 1971 की आज़ादी की लड़ाई के बाद का सबसे खूनी दौर माना जा रहा है। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया और बांग्लादेश की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री, जिसे कभी वो विकास की देवी मानते थे, उसे एक नया नाम दिया, द बुचर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की कसाई। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की कमान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी एक अंतरिम सरकार ने संभाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हसीना का जाना बांग्लादेश की समस्याओं का अंत है या फिर किसी नई समस्या की शुरुआत? नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे पहले तो देश में डेमोक्रेसी को वापस पटरी पर लाना है, एक निष्पक्ष चुनाव कराना है। दूसरा, देश की चरमराती इकॉनमी को संभालना है, जो इस पूरी उथल-पुथल में और खराब हो गई है। और तीसरा, इस अस्थिरता का फायदा उठाकर जो कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा रही हैं, उन्हें रोकना है। और ये तीनों काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले। इस पूरे घटनाक्रम में भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है। एक तरफ भारत सरकार ऑफिशियली कह रही है कि वो बांग्लादेश के लोगों की इच्छा का सम्मान करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसने शेख हसीना को अपने यहाँ सुरक्षित पनाह भी दे रखी है, क्योंकि हसीना को हमेशा से भारत का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता रहा है। ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक बैलेंस है जिसे बनाए रखना भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हजारों लोगों की मौत के लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं, लेकिन ये फैसला और खासकर मौत की सज़ा बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या ये फैसला सच में न्याय है? क्या ये मौत की सज़ा बांग्लादेश के लिए न्याय की एक नई सुबह है, जहां अब कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं होगा? या फिर ये उसी पॉलिटिकल बदले के चक्र की एक और कड़ी है जो दशकों से उस देश को दीमक की तरह खाता आ रहा है? सोचने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश अब अतीत के इस चक्रव्यूह से निकलकर एक बेहतर भविष्य की तरफ देख पाएगा, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा और बदले की ये आग आने वाली कई पीढ़ियों को जलाती रहेगी?